हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप सब अच्छे होंगे। वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल पूजा डागर जी के क्वेश्चन फॉर ऑल एग्जाम्स। स्वागत है सभी का पूजा डागर जी के क्लास में। जय माता दी। जल्दी से स्टार्ट करते हैं। हम साइंस जी के हमारी इस टाइम पर रहती है। टॉपिक रहेगा 22, सेकंड पार्ट रहेगा 22 टॉपिक का। और यहाँ पर हम करने जा रहे हैं 22 के कुछ क्वेश्चंस हमने कल कर लिए थे, तो आज हम इसका सेकंड पार्ट करेंगे। यहाँ पर जो टॉपिक का नाम है वो है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल एस्पेक्ट्स ऑफ सेल्स, टिश्यूज एंड ऑरिजन्स। तो यहाँ पर हिंदी इसकी होगी कोशिका, ऊतकों और अंगों का संरचनात्मक और कार्यात्मक पहलू। तो यहाँ पर ये टॉपिक हम करेंगे आज का। तो प्लीज़ वीडियो में अंत तक जुड़े रहें। वीडियो के क्वेश्चंस अच्छे लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? कोशिका की आत्महत्या की थैली कहलाता है। क्या कहलाता है? तो कोशिका की जो आत्महत्या है उसकी थैली कहलाता है। इनमें से क्या कहलाता है? ए राइब्रोसोम, या फिर बी लाइसोसोम, या फिर सी न्यूक्लियोसोम, या फिर डी गोल्जी काय। तो यहाँ पर क्या आएगा आंसर क्वेश्चन नंबर 1 का? क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर रहेगा कोशिका की आत्महत्या की थैली। कोशिका की आत्महत्या की थैली कहते हैं हम, बी आंसर रहेगा। क्या आंसर रहेगा? बी लाइसोसोम इसका आंसर रहेगा। कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? लाइसोसोम को कहते हैं। लाइसोसोम बनता है ए सेट्रियोसोम से, बी माइटोकॉन्ड्रिया से, या फिर सी प्लाज्मा झिल्ली से, या फिर डी गाल्जी काय से। तो यहाँ पर क्या आंसर रहेगा? लाइसोसोम बनता है। किससे बनता है लाइसोसोम? क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर रहेगा लाइसोसोम बनता है, डी आंसर रहेगा गाल्जी काय से। किससे? गाल्जी काय से बनता है लाइसोसोम। किससे बनता है? इसे बनता है गाल्जी काय से। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? नाखून काटते समय दर्द नहीं होता है क्योंकि। जो हम नाखून काटते हैं तो हमें पेन नहीं होता है, दर्द नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि नाखून शरीर का बेकार हिस्सा है? नहीं। नाखून मृत कोशिकाओं के द्रव्य द्वारा बने होते हैं जिसमें रक्त संचरण नहीं होता है, या फिर सी नाखून कैल्शियम फॉस्फेट से बने होते हैं, या फिर डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर 3 का क्या आंसर रहेगा? जल्दी से आप गेस कीजिए क्या आंसर रहेगा, बताइएगा। 3rd का क्या आंसर रहेगा? यहाँ पर जो नाखून काटते समय दर्द नहीं होता है, यह इसलिए नहीं होता क्योंकि यह नाखून जो होते हैं हमारी मृत कोशिकाओं के द्रव्य द्वारा बने होते हैं। मृत कोशिकाओं के द्रव्य द्वारा ये बने होते हैं, और जिसमें रक्त संचरण नहीं होता है। क्या नहीं होता? उसमें रक्त संचरण नहीं होता है। तो बी आंसर रहेगा। आगे चलते हैं 4th क्वेश्चन पर। निम्नलिखित जातियों के क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं फटाफट से। आज के क्वेश्चंस हमारे 30 रहेंगे, तो इसलिए फटाफट से करते हैं। वीडियो में अंत तक जुड़े रहें। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित जातियों के XC2 संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संबंधित है? इनमें से कौन सा संबंधित है? शुक्राणु बैंक, बी हर्बेरियम, या फिर सी रुधिर बैंक, या फिर डी रुधिर मतलब खून जो होता है, रुधिर बैंक, या फिर डी जर्म प्लाज्म बैंक। तो यहाँ पर इसका आंसर रहेगा जर्म प्लाज्म बैंक आंसर रहेगा। फिर से मैं क्वेश्चन रिपीट कर देती हूँ, ध्यान से क्वेश्चन करने हैं। विभिन्न जातियों के XC2 संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संबंधित है? तो XC2 संरक्षण के लिए यहाँ जर्म प्लाज्म बैंक जो है उपयोगी है, संबंधित है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? यहाँ पर देखने से पहले मैं बता दूं, आप किसी भी जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यहाँ से जो साइंस आप पढ़ रहे हैं टॉपिक वाइज सारे क्वेश्चन कवर कर रहे हैं, तो यहाँ से आपको क्वेश्चंस बहुत ही अच्छा मैटर मिलेगा हर एक एग्ज़ाम के लिए, बहुत ही ज़्यादा अच्छा, क्योंकि यहाँ पर साइंस का हम टॉपिक वाइज रिवाइज कर रहे हैं। सारे क्वेश्चन की केवल और केवल प्रैक्टिस सेट करते हैं, डेली प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चन की। तो जुड़े रहें चैनल के साथ, और यहाँ पर आप इतना अच्छे से कर लोगे कि आपका कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा, लेकिन कंटिन्यूटी बना के रखनी है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता है?
तो जब जन्म हो जाता है हमारा, तो जन्म के बाद जो मानव है उसके किस ऊतक में, कौन से ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता है? तो ऐसा कौन सा ऊतक होता है जिसमें कोई भी कोशिका विभाजन नहीं होता है? एक बार जब जन्म लेता है मनुष्य तो उसके जो ऊतक होते हैं उसमें से कोई कोशिका विभाजन नहीं होता है। ऐसा किस में होता है? तंत्रिका में होता है, कंकाल में होता है, या फिर संयोजी में होता है, या फिर जनन में होता है? तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर रहेगा तंत्रिका में ऐसा होता है। तंत्रिका में उसका कोशिका का कोई भी विभाजन नहीं होता है, तो तंत्रिका में ऐसा होता है। याद रखना है, कंकाल में भी वृद्धि होती रहती है, संयोजी में भी और जनन में भी, और तंत्रिका में कोई भी कोशिका विभाजन नहीं होता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। जीव कोशिकाओं में, किसमें? जीव कोशिकाओं में आनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी है? तो जीव कोशिका होती हैं जो कि जीव कोशिकाओं में आनुवांशिक लक्षण जो भी होते हैं, हेरिडिटिकल जो फैक्ट्स हैं, लक्षण होते हैं, उसमें नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी है? तो इनमें से कौन सा उत्तरदायी है? हार्मोन है, एंजाइम है, आरएनए है, डीएनए है। तो क्या आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 6 का? क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर रहेगा यहाँ पर डीएनए। डीएनए आंसर रहेगा। फिर से क्वेश्चन ध्यान से देख लीजिएगा। जीव कोशिकाओं में, कौन सी कोशिकाओं में? जीव कोशिकाओं में आनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण में, जीव कोशिकाओं में आनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी होता है? जो ये आनुवांशिक लक्षण है इनका नियंत्रण करने में डीएनए सबसे ज्यादा उत्तरदायी होता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 जीन है। जीन क्या है? एक जीन है ए डीएनए और हिस्टोन का एक भाग है, या फिर डीएनए का एक भाग है। जीन क्या है? डीएनए और आरएनए और हिस्टोन का एक भाग है, उपयुक्त सभी। तो जो ये जीन होते हैं ये क्या होते हैं? इनमें से क्या आ जाता है जीन के अंदर? क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर रहेगा फ्रेंड्स डीएनए का एक भाग है। जीन किसका भाग है? एक डीएनए का एक भाग है। तो यह किसका एक भाग है? यह डीएनए का एक भाग है। जीन डीएनए का एक भाग है, याद रखना है, जीन डीएनए का एक भाग है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। प्लीज वीडियो में अंत तक जुड़े रहें। वीडियो अभी तक लाइक नहीं की है तो लाइक करना ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 8 लाइसोसोम का लक्षण किसकी अधिक संख्या में उपस्थिति के कारण दिखाई पड़ता है? जो ये लाइसोसोम का लक्षण है यह किसकी अधिक संख्या की उपस्थिति के कारण दिखाई पड़ता है? तो किस चीज के बढ़ जाने से यह दिखाई पड़ता है लाइसोसोम का लक्षण? वसा, प्रोटीन, द्रवित पदार्थ या हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। तो यहाँ पर आंसर क्या रहेगा क्वेश्चन नंबर 8 का? क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर रहेगा यहाँ पर डी हाइड्रोलाइटिक एंजाइम के बढ़ने से। ठीक है फ्रेंड्स, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, डी आंसर रहेगा हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। तो ये लाइसोसोम का लक्षण हाइड्रोलाइटिक एंजाइम की अधिक संख्या में उपस्थिति के कारण दिखाई पड़ता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? प्रोकैरियोटिक से यूकेरियोटिक भिन्न है। जो ये है प्रोकैरियोटिक से यूकेरियोटिक भिन्न है। तो ये इससे कैसे भिन्न है? ठीक है फ्रेंड्स, ये हमें बताना है। तो ये जो है प्रोकैरियोटिक से यूकेरियोटिक भिन्न है। तो ये किस लिए भिन्न है? क्रोमोसोम की वजह से, एस झिल्ली की अनुपस्थिति की वजह से, या फिर फ्लैजेला के 9+2 संरचना से, या फिर डीएनए प्रोटीन का जुड़ाव से। तो यहाँ पर आंसर रहेगा हमारा बी। 9th का आंसर रहेगा बी अस्पष्ट झिल्ली की अनुपस्थिति, अस्पष्ट झिल्ली की अनुपस्थिति के कारण ये दोनों एक दूसरे से भिन्न होते हैं। अस्पष्ट झिल्ली की अनुपस्थिति के कारण प्रोकैरियोटिक से यूकेरियोटिक भिन्न होता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? जल्दी से देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? तो यहाँ कुछ 4 कथन दे रखे हैं। इन कथनों में से कौन सा एक सही है ये हमें बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। वनस्पति और जंतु दोनों ही कोशिकाओं में कोशिका कला होती है। ये जो वनस्पति होती है और ये जो जंतु होते हैं दोनों ही
दोनों ही कोशिकाओं में कोशिका कला होती है, या बी प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नाभिक होता है, या फिर सी यूकेरियोटिक कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट नहीं पाए जाते, या फिर डी राइबोसोम केवल यूकेरियोटिक कोशिकाओं में उपस्थित होते हैं। तो निम्नलिखित कथन में से कौन सा सही है? यहाँ पर बस एक ही कथन सही है, बाकी सारे रॉन्ग हैं। तो यहाँ पर देख लेते हैं, वनस्पति और जंतु दोनों ही कोशिकाओं में कोशिका कला होती है। तो ये वाला हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो ए आंसर रहेगा इसका, वनस्पति और जंतु दोनों ही कोशिकाओं में कोशिका कला होती है। याद रखना है, ये आप देख लीजिएगा, ये हमारे बिल्कुल गलत है, ये हमारा बिल्कुल सही है। वनस्पति और जंतु दोनों ही कोशिकाओं में कोशिका कला होती है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। कोशिका का जीवित अंश जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्मा कहलाता है। यह किसने बनाया, यह किससे बना होता है? तो ये किससे बना होता है? कोशिका का, किसका? कोशिका का जीवित अंश। कौन सा जीवित अंश? जीव द्रव्य। कौन सा जीव द्रव्य? प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म कहलाता है। यह किससे बना होता है? यह जो बना होता है किससे बना होता है? जीव द्रव्य। कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य से, या फिर केवल कोशिका द्रव्य से, या फिर केवल केंद्र द्रव्य से, या केशिका द्रव्य, केंद्र द्रव्य और अन्य कोशिकांग से। तो यहाँ पर आंसर क्या रहेगा? क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर डी रहेगा। यहाँ पर ये सारे ही ऐड हो जाएंगे, डी आंसर रहेगा इसका। केशिका द्रव्य, केंद्र द्रव्य और अन्य कोशिकांग, ये सारे कोशिका का जीवित अंश जीव द्रव्य में आ जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखना है किससे इससे बना होता है? ये जीव द्रव्य बना होता है कोशिका द्रव्य से, केंद्र द्रव्य से, अन्य कोशिकांग से। तो इन सब से मिलकर जो ये बना होता है जीव द्रव्य। तो कोशिका का जीवित अंश जीव द्रव्य कहलाता है। कोशिका का जीवित अंश जीव द्रव्य, जीव द्रव्य कौन सा जीव द्रव्य? प्रोटोप्लाज्म कहलाता है। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? युग्मक संकलन के परिणाम स्वरूप क्या बनता है? तो ये है युग्मक संलयन के परिणाम स्वरूप क्या बनता है? तो क्या बनता है इसके परिणाम स्वरूप? यहाँ पर इसके परिणाम स्वरूप बनता है द्विगुणित युग्मज, या फिर अगुणित युग्मज, या फिर अंचल पुयुग्मक, या फिर गतिशील पुयुग्मक। तो क्या रहेगा आंसर क्वेश्चन नंबर 12 का? क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर रहेगा यहाँ पर ए द्विगुणी युग्मज। ये बनता है ए आंसर रहेगा। युग्मक संलयन के परिणाम स्वरूप क्या बनता है? युग्मक संलयन के परिणाम स्वरूप द्विगुणित युग्मज बनता है, द्विगुणित युग्मज बनता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये अपने 12 क्वेश्चन हो चुके हैं। प्लीज वीडियो अभी तक लाइक नहीं की है तो लाइक कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 पर चलते हैं। आज की क्लास में हमारे 30 क्वेश्चन रहने वाले हैं, तो स्पीड से करते हैं। हमें ये आधे घंटे में कंप्लीट करने हैं। 30 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक के। और क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? मानव शरीर में कोशिका वृद्धि, जो हमारा शरीर होता है उसमें जो हमारी कोशिकाएं होती हैं उनकी वृद्धि होती है एवं विभेदन होता है, अति नियंत्रित तथा नियमित होते हैं। तो ये सारे के सारे अति नियंत्रित होते हैं और नियमित होती है। जितनी भी कोशिका वृद्धि होती है हमारे शरीर की, वो सारी की सारी नियंत्रित होती है, अति नियंत्रित होती है और नियमित होती है, नियम के साथ बढ़ती रहती हैं। किंतु कैंसर कोशिकाओं में, लेकिन जो ये कैंसर कोशिकाएं होती हैं ये क्या होती हैं? ये कैंसर कोशिकाओं में क्या होता है ये हमें बताना है। कैंसर कोशिकाएं फालतू की, जो हमारे शरीर में कुछ कोशिकाएं अधिक वृद्धि हो जाती है उनकी, तो वो हमारा कैंसर का कारण बन जाता है। तो यहाँ पर कैंसर कोशिकाओं में, यहाँ पर आंसर मिलेगा इनमें से हमें नियंत्रित कोशिका विभाजन एवं आनुवांशिक पदार्थ का अति उत्पादन होता है। यहाँ पर क्या होता है? नियंत्रित कोशिका विभाजन तथा आनुवांशिक पदार्थ का अति उत्पादन होता है। तो देख लेते हैं और भी ऑप्शंस क्या रहते हैं हमारे। बी ऑप्शन, इन नियामक क्रियाविधियों के खराब हो जाने से, जो नियामक क्रियाविधि, जो डेली नियम से जो क्रियाएं हमारे शरीर में चलती हैं, नियामक क्रियाविधियां जो भी चलती हैं, वो अगर वो खराब हो जाएं,
तो सुदम, क्या सुदम, यहाँ पर मैंने इंग्लिश में भी लिख दिया है, सुदम एवं दुर्दुम, सुदम एवं दुर्दुम ये दोनों के दोनों अबूर्द यानी ट्यूमर्स बनने लगते हैं। तो ये वाला ही हमारा ऑप्शन रहेगा इसका। बिल्कुल अच्छे से आप इसको लर्न कर लीजिए। कैंसर कोशिकाओं में क्या होता है, उन नियामक क्रियाविधियों के खराब हो जाने से सुदम एवं दुर्दम अबूर्द बनने लगते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हमारा आंसर बी रहेगा इसका। क्वेश्चन नंबर 14 पर चलते हैं। 14 क्वेश्चन क्या है फटाफट से देख लेते हैं। 30 क्वेश्चन आज की क्लास में हमने रखे हैं, तो फटाफट से कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, ससीम केंद्रिकी कोशिका में निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंगक जीवाणुक कोशिकाओं के पार्श्वबंधन या परिग्रहण के द्वारा विकास प्रक्रिया के दौरान प्राप्त होता है। तो कौन सी प्रक्रिया के दौरान, विकास प्रक्रिया के दौरान क्या होता है, प्राप्त होता है। तो क्या प्राप्त होता है इनमें से, धानी, पैराऑक्सीन सोम, या फिर सी हरित लावक, या फिर डी माइटोकॉन्ड्रिया। तो एक बार फटाफट से इसका आंसर जान लेते हैं पहले, फिर हम क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझ लेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर रहेगा माइटोकॉन्ड्रिया। क्या आंसर रहेगा, माइटोकॉन्ड्रिया आंसर रहेगा। ससीम केंद्रिकी कोशिका, कौन सी कोशिका, ससीम केंद्रिकी कोशिका, केंद्र में जो होती है ससीम केंद्रिक कोशिका में निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंगक, क्या कोशिका अंगक जीवाणुक कोशिकाओं के पार्श्वबंधन या तो ये याद रख लो, पार्श्वबंधन या परिग्रहण एक ही है दोनों अक्षर के द्वारा विकास प्रक्रिया के दौरान प्राप्त होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया प्राप्त होता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। 15 क्वेश्चन क्या है, प्लीज वीडियो में अंत तक जुड़े रहें। ज्यादा क्वेश्चन अपने नहीं बचे हैं, केवल 15 क्वेश्चन ही बचे हैं अपने। फटाफट से कर लेते हैं इनको। शरीर में श्वास और खाने में पहुंचा सीसा, जब हमारे शरीर में हम सांस लेते हैं और अथवा खाने में पहुंचा सीसा, जब खाने में हम सीसा की मात्रा बढ़ जाती है, तो सीसा जब हमारे शरीर में पहुंच जाता है लेड, तो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। कैसा है, हानिकारक है स्वास्थ्य के लिए। सभी को पता है सीसा हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है। लेकिन जो पेट्रोल होता है, पेट्रोल में शीशे का प्रयोग, पेट्रोल में जो शीशे का प्रयोग होता था वो प्रतिबंधित होने के बाद से अब शीशे की विषाक्तता उत्पन्न करने वाले द्योत कौन से हैं। जब हमारा जो पेट्रोल है, पेट्रोल के अंदर शीशे का प्रयोग किया जाता था, तो उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। प्रतिबंध होने के बाद इनमें से ये कुछ दे रखे हैं यहाँ पर, इनमें से कौन से में शीशे की विषाक्तता उत्पन्न होती है। तो इनमें से कौन से में शीशे का मिलान होता है। एक नंबर परगलन इकाई, या फिर पेंट, या फिर पेन और पेंसिल, या फिर केस तेल एवं प्रसाधन सामग्रियां। तो यहाँ पर क्या आंसर रहेगा, इसका आंसर रहेगा, यहाँ कुछ कूट दे रखे हैं, कूट 1 और 3, केवल 1 2 3, केवल 2 और 4, केवल 1 2 3 और 4। तो इनमें से किसमें शीशे का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर आंसर हमारा रहेगा 15 का 1 और 3 में। किसमें, परगलन इकाई में और पेंट में। परगलन इकाई और पेंट दोनों में ही शीशे का प्रयोग होता है। पेन और पेंसिल में नहीं होता, तेल आदि सामग्रियों में भी नहीं होता, लेकिन परगलन इकाई और पेंट में दोनों में शीशे का प्रयोग अब होता है। और पेट्रोल में बंद हो गया है। तो ये जो शीशा है ये हमारे शरीर के लिए बहुत हानिकारक है। केवल 1 और 3 इसका आंसर रहेगा, ए आंसर रहेगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित खनिजों पर विचार कीजिए। यहाँ कुछ खनिज दे रखे हैं, इन पर हमें विचार करना है। क्या विचार करना है ये भी देख लेते हैं। उपर्युक्त खनिजों में से मानव शरीर में पेशियों के संकुचन के लिए किसकी या किन की आवश्यकता होती है। तो किन की आवश्यकता होती है, उपर्युक्त जो ये खनिज हमें दे दिए गए हैं, खनिजों में से मानव शरीर में, हमारा जो शरीर है, हमारे शरीर में पेशियों के संकुचन, किसके संकुचन, पेशियों के संकुचन के लिए किसकी आवश्यकता होती है। पेशियों के संकुचन के लिए मानव शरीर में इन खनिजों में से किसकी आवश्यकता होती है, कैल्शियम की, लोहा की, सोडियम की। तो कैल्शियम हमारी हड्डियों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, और जो लोहा है ये हमारे जो हीमोग्लोबिन है उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, हीमोग्लोबिन को बढ़ाता है।
और जो ये सोडियम है ये हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी। तो तीनों ही उपयोगी हैं, तो केवल 2 और 3, केवल 1 और 3, केवल 1 2 3, तीनों के तीनों, ये आएगा डी आंसर इसका। ठीक है, आई होप बहुत अच्छे से आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं। और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। स्वागत है सभी का पूजा डागर जी के क्लास में। यह हमारे 16 क्वेश्चन हो चुके हैं फ्रेंड्स। आज की क्लास में हमने 30 क्वेश्चन रखे हैं, तो हम 10 मिनट में ये 30 के 30 क्वेश्चन कर लेंगे। 30 मिनट में हम केवल साइंस के जीके की प्रैक्टिस करते हैं। डेली हम टॉपिक वाइज जो है लेसन्स करते हैं, तो जुड़े रहे चैनल के साथ। यहाँ पर आप अगर साइंस को आधा घंटा दे देते हैं तो आपका साइंस का कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में गलत नहीं होगा, क्योंकि हर एक टॉपिक से कम यहाँ पर 50+ क्वेश्चंस हम निकालते हैं, कभी कभी 100 भी हो जाते हैं। तो सारे पार्ट वाइज हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो इससे पहले वाली वीडियोस अगर आप देखना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, तो आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 पर चलते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है? इनमें से कौन सा एक सही है? तो चिकित्सा की शाखा है और यहाँ पर मानव अंग है, मानव अंग है और चिकित्सा की शाखाएं हैं। तो चिकित्सा की जो शाखाएं हैं ये दे रखी हैं। ए, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी। गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी मूल तंत्र के लिए नहीं होती है। कार्डियोलॉजी ये श्वसन तंत्र के लिए नहीं होती है। यूरोलॉजी पाचन तंत्र के लिए नहीं होती है, लेकिन न्यूरोलॉजी तंत्रिका तंत्र के लिए होती है। ये बिल्कुल सही है। न्यूरोलॉजी जो होती है वो हमारे तंत्रिका तंत्र के अंग के लिए होती है। न्यूरोलॉजी जो चिकित्सा शाखा है वो तंत्रिका तंत्र के लिए होती है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? निम्नलिखित में से कौन से भाग वनस्पति और जंतु दोनों ही कोशिकाओं में पाए जाते हैं? तो ऐसा कौन से भाग यहाँ पर दे रखे हैं जिनमें से वनस्पति में भी और जंतु में भी दोनों ही कोशिकाओं में पाए जाते हैं? तो क्या पाए जाते हैं इनमें से जिसमें वनस्पति और जंतु दोनों ही कोशिकाओं में पाए जाते हैं? ए, कोशिका भित्ति केंद्रक और रिक्तिका, या फिर कोशिका कला हरित लवक रिक्तिका, या फिर कोशिका कला कोशिका द्रव्य केंद्रक, या फिर कोशिका भित्ति हरित लवक और कोशिका द्रव्य। तो यहाँ पर जंतु और वनस्पति दोनों ही कोशिकाओं में पाए जाने वाले कौन से हैं? तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर रहेगा सी आंसर रहेगा इसमें। कोशिका कला और कोशिका द्रव्य, कोशिका कला कोशिका द्रव्य और केंद्रक, ये तीनों के तीनों वनस्पति और जंतु दोनों कोशिकाओं में पाए जाते हैं। कोशिका कला कोशिका द्रव्य और केंद्रक, ये तीनों के तीनों हमारा वनस्पति और जंतु दोनों कोशिकाओं में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 80% से अधिक सेल में पाए जाने वाला पदार्थ है। हमारी जो सेल्स होती हैं उनमें 80% से अधिक क्या पाया जाता है? चर्बी पाई जाती है, प्रोटीन पाया जाता है, खनिज पाया जाता है, या तेल या जल पाया जाता है। तो 80% से जो अधिक है, 80% से अधिक हमारे शरीर में जल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? जल पाया जाता है। 80% से अधिक हमारे शरीर में क्या है? जल की मात्रा है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। 20 क्वेश्चन है, राइबोसोम किसके स्थल कहे जाते हैं? जो ये राइबोसोम्स हैं फ्रेंड्स, ये राइबोसोम्स हैं, ये किसके स्थल कहे जाते हैं? प्रकाश संश्लेषण के, प्रोटीन निर्माण के, या फिर वसा निर्माण के, या फिर श्वसन के। तो यहाँ पर राइबोसोम किसके स्थल कहे जाते हैं? तो राइबोसोम कहे जाते हैं किसके? प्रोटीन निर्माण के स्थल कहे जाते हैं। राइबोसोम किसके स्थल कहे जाते हैं? राइबोसोम कहे जाते हैं प्रोटीन निर्माण। ये राइबोसोम्स जो होते हैं प्रोटीन का निर्माण करते हैं, तो प्रोटीन निर्माण स्थल कहे जाते हैं राइबोसोम्स। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। केवल 10 क्वेश्चन अपने बचे हैं, तो जुड़े रहिए फ्रेंड्स, वीडियो में अंत तक जुड़े रहें फटाफट से। यहाँ पर हमारे ज़्यादा बड़े बड़े क्वेश्चन नहीं हैं, तो इनको तो हम बहुत फटाफट से कर लेते हैं, चुटकियों में कर लेंगे इनको। तो बस यही क्वेश्चन हमारे बचे हैं, तो जुड़े रहिए, वीडियो में अंत तक जुड़े रहें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप शेयर नहीं करते हैं, प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 21, एक डीएनए में 20,000 बेस जोड़े हैं, इसमें से कितने न्यूक्लियोटाइड उपस्थित होंगे? तो इसमें से कितने न्यूक्लियोटाइड उपस्थित होंगे? एक जो डीएनए होता है उसमें 20,000 बेस जोड़े होते हैं। कैसे होते हैं? 20,000 बेस जोड़े होते हैं। तो इसमें
कितने न्यूक्लियोटाइड उपस्थित होते हैं? तो इसमें कितने न्यूक्लियोटाइड उपस्थित होते हैं? तो इसमें कितने 40,000, 2,000, 20, 2 लाख या फिर 20,000। तो यहाँ पर 40,000 आएगा इसका आंसर। कितना रहेगा आंसर? 40,000 न्यूक्लियोटाइड उपस्थित होते हैं। इसका क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। जीन बने होते हैं, तो जीन किसके बने होते हैं? लाइपोप्रोटीन से या फिर हिस्टोन से या फिर हाइड्रोकार्बन से या फिर पॉलीन्यूक्लियोटाइड से। तो यहाँ पर जो ये जीन बने होते हैं ये बने होते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड से बने होते हैं। जीन किससे बने होते हैं? पॉलीन्यूक्लियोटाइड से बने होते हैं। जीन बने होते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड से। क्वेश्चन नंबर 23, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं होता है। जो ये कोशिकाएं होती है प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं होता है। क्या नहीं होता है प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में? राइबोसोम नहीं होता है, केंद्रक नहीं होता है, डीएनए नहीं होता है, कोशिका भित्ति नहीं होती है। तो ये प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में क्या नहीं होता है इनमें से? क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर रहेगा केंद्रक नहीं होता है। तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में राइबोसोम्स भी होते हैं और यहाँ पर डीएनए भी होते हैं, कोशिका भित्ति भी होती है, लेकिन केंद्रक इसमें प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं होता है। आगे चलते हैं। राइबोजाइमस होते हैं। राइबोजाइमस होते हैं, क्या होते हैं? आरएनए होते हैं, डीएनए होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो राइबोजाइमस होते हैं, राइबोजाइमस होते हैं, यहाँ पर रहेगा आंसर आरएनए। राइबोजाइमस होते हैं आरएनए। ठीक है फ्रेंड्स, क्या होते हैं? राइबोजाइमस होते हैं आरएनए। आगे चलते हैं 25 क्वेश्चन पर। जीव द्रव्य में सर्वाधिक पाया जाने वाला पदार्थ कौन सा है? जो जीव द्रव्य होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा कौन सा जो है सर्वाधिक पाया जाने वाला पदार्थ कौन सा है? तो वसा है, प्रोटीन है, खनिज है, जल है। तो सबसे ज़्यादा जो है पाया जाता है 25 का आंसर रहेगा जीव जो द्रव्य होते हैं उनमें जल सबसे ज़्यादा अधिक मात्रा में पाया जाता है जीव द्रव्य में। निम्नलिखित में से किस कोशिकांग में झिल्ली नहीं होती? इनमें से ये कुछ कोशिकांग दे रखे हैं, इनमें से किस में झिल्ली नहीं होती है? लाइसोसोम में नहीं होती, राइबोसोम्स में नहीं होती, या फिर गाल्जी काय में नहीं होते, या माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं होते। तो किस में यहाँ पर झिल्ली नहीं होती है? क्या नहीं होती है? झिल्ली नहीं होती है। 26 का आंसर रहेगा, 26 का क्या आंसर रहेगा? राइबोसोम्स में झिल्ली नहीं होती है। क्या नहीं होती है? राइबोसोम्स में झिल्ली नहीं होती है। तो ये आंसर रहेगा राइबोसोम्स में झिल्ली नहीं होती है। 26 का आंसर रहेगा राइबोसोम्स में कोशिकांग में झिल्ली नहीं होती है। राइबोसोम्स में, लाइसोसोम्स में भी झिल्ली होती है, ग्लाइजिकाय में भी झिल्ली होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में भी झिल्ली होती है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पर। बस यही क्वेश्चन अपने बचे हैं, तो ये भी प्लीज़ देख के जाना और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 27, चैनल पर नए तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ से आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा मैटर पढ़ने को मिलेगा जो कि आपकी हर एक जॉब के एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हम करते हैं। डेली शाम को अपनी जीके की क्लास भी रहती है और यहाँ पर हम साइंस जीके करते हैं 3 बजे से 3:30 बजे। बस आधा घंटा साइंस की प्रैक्टिस करते हैं डेली। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग आनुवांशिकी अभियांत्रिकी से संबंधित है? तो इनमें से कौन सा कोशिकांग आनुवांशिकी अभियांत्रिकता से संबंधित है? माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम्स और प्लाज्मिड या फिर प्लास्टिड। तो क्या रहेगा आंसर क्वेश्चन नंबर 27 का? 27 का आंसर रहेगा यहाँ पर सी। क्या आंसर रहेगा? सी, प्लाज्मिड आंसर रहेगा यहाँ पर। निम्नलिखित में से प्लाज्मिड कोशिकांग आनुवांशिकी अभियांत्रिकी से संबंधित है। किससे? ये जो है प्लाज्मिड कोशिकांग आनुवांशिक अभियांत्रिकी से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 28, माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया किस में पाया जाता है? सभी यूकेरियोटिक कोशिकाओं में, सभी प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में, या सभी बैक्टीरिया में, या फिर प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में। तो यहाँ पर क्या आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 28 का? 28 का क्या आंसर रहेगा? सभी माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है सभी यूकेरियोटिक कोशिकाओं में।
ए आंसर रहेगा माइटोकॉन्ड्रिया सभी यूकेरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया सभी, यहाँ कॉन्ड्रिया यहाँ ये ऐसे समाप्त होता है तो ये ऐसे ही इसका शुरू हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया यूकेरियोटिक यूकेरियोटिक कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 29, बस 2 ही क्वेश्चन बचे हैं, फटाफट से कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा डीएनए रहित होने पर भी द्विगुणन करता है? तो इनमें से कौन सा है जो डीएनए रहित होने पर भी द्विगुणन करता है? डीएनए रहित होने पर भी द्विगुणन इनमें से कौन सा करता है? माइटोकॉन्ड्रिया, प्लाज्मिड, या फिर तार केंद्रक, या फिर नाभिक। तो क्या रहेगा आंसर? यहाँ पर आंसर रहेगा तार केंद्रक। ये जो तार केंद्रक है यह इसमें डीएनए रहित होने पर भी यह द्विगुणन करता है। ये तार केंद्रक है, इसमें डीएनए नहीं होता, डीएनए रहित होने पर भी यह द्विगुणन करता है। क्वेश्चन नंबर 30, लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन देख लेते हैं। स्तनधारियों में लैडिंग कोशिका पाया जाता है। स्तनधारियों में कौन सी कोशिका? लैडिंग कोशिका पाया जाता है। वर्षण, यकृत, वृक्क, या फिर ग्रहणी। तो यहाँ पर कौन सा पाया जाता है? वर्षण पाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये रहेगा इसका आंसर। फाइनल 30 क्वेश्चन अपने यहाँ पर हो चुके हैं फ्रेंड्स। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा कैसे क्वेश्चंस आपको लगे। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। वीडियो में अंत तक जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। और शाम को अपनी 8 बजे क्लास रहती है, 8 से 8:30 पर। यहाँ पर हम करते हैं, कभी कभी 8 से 8:30 रहती है, कभी कभी 8 से 8:40 पर हो जाती है। ज़्यादा क्वेश्चन हो जाते हैं तो टाइम लग जाता है। तो यहाँ पर हम जीके पढ़ते हैं और इस टाइम पर हम साइंस जीके पढ़ते हैं। इससे पहले वाली अगर वीडियोस आप देखना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो का लिंक मिल जाएगा, प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, तो आप देख लीजिएगा। इससे पहले वाली वीडियोस भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, कीप स्माइल। शाम को मिलते हैं टाइम पर, प्लीज़ क्लास में आ जाइएगा 8 बजे। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, ख्याल रखें अपना। बाय बाय।